Hello bhai, welcome to all of you. Today in this video we are going to discuss about relation between focus and radius of curvature. Okay, and we shall derive in this time f is equals to r upon 2. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम सूत्र f बराबर r/2 का सत्यापन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी कलम लेकर के एकदम बैठ जाना है और चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो है हम इस चैप्टर में हम थ्योरी को तो अधिकांश थ्योरी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सूत्र f बराबर r/2 का सत्यापन करेंगे, जहां पे आपका f मुख्य फोकस है, r वक्रता त्रिज्या है। और ठीक है, तो सिद्ध करना है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक और हम इस सूत्र को जो है अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम आपको उत्तल दर्पण में इसको सिद्ध करके बताएंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर में। तो सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बना लेना है। ठीक है, कॉनकेव मिरर बना लेंगे और आपको इस तरह से रे डायग्राम खींचना है। ठीक है, इसमें प्रकाश की किरण क्या हो रही है? अनंत से मुख अक्ष के समांतर आ रही है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बना लेना है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ इसमें भाषा लिखने की जरूरत है, कुछ भाषा आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें f मुख्य फोकस, c वक्रता केंद्र है। ठीक है, और आपका फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक AB एक किरण है और AB हम क्या करते हैं कि AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरते हैं और हम देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष की ये समांतर आ रही है। ठीक है, AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर के क्या होती है? गुजरती है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको हम क्या करेंगे, अच्छा अभिलंब डालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अभिलंब डालने के लिए हम यहां से इसको C से मिला देंगे। तो परावर्तन के नियम से आपका क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है B को C से मिलाया। ठीक है, क्या किया, उसके बाद हमने B को C से मिला दिया। और ये क्या है, ये जो होता है आपका दर्पण पे अभिलंब होता है, साथ ही साथ क्या करता है, ये जो अभिलंब होता है ये क्या करता है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से हम जानते हैं, तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अच्छा, परावर्तन का नियम हम क्या जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या जानते हैं? ठीक है, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, कोण ABC। ठीक है, कोण ABC बराबर आप क्या लिख सकते हैं, कोण CBF। ठीक है, लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, और इसमें आपको बस ध्यान में रखना है,
ठीक है। ध्यान में रखना है कि किसी तरह आपको क्या करना है, किसी तरह से आपको ये एंगल और ये एंगल बराबर करना है, ठीक है। आइए, तो प्रवर्तन के नियम से हमने देखा कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, हाँ उसके बाद हम क्या देखते हैं, अच्छा गौर से देखना है आपको। अगर हम इसको और इसको देखें तो ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर, ए बी और पी एफ सी आपका समांतर है, ए बी और पी एफ सी समांतर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आपका ए बी समांतर है, आप डायरेक्ट पीसी भी लिख सकते हैं, ए बी समांतर पीसी के हैं, ठीक है। और आपका बीसी एक तिर्यक रेखा है, बीसी को हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कह देंगे, ठीक है। क्यों तिर्यक रेखा कहेंगे, क्योंकि अगर दो समांतर रेखा को अगर कोई एक तीसरी रेखा इस तरह से काटती है तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ए बी समांतर पीसी है तथा अब देख रहे कि बीसी एक तिर्यक रेखा है, बीसी एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। और अगर ये इस तरह से अगर एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो हम मैथ में पढ़े होंगे कि आपका ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाता है, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। क्यों, ये दोनों एक दूसरे ये दोनों एकांतर कोण है और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तिर्यक रेखा है तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी, ओके, कोण ए, चलिए यहां से लिखें, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा आपका इस कोण के बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा हम और आगे बढ़ें ना। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको हमने क्या किया, समीकरण 2 मान लिया, ओके। अब आपको क्या करना है, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या देखते हैं, हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख पा रहे हैं कि ए बी सी कोण ए बी सी दोनों क्या है, बराबर हैं। अगर आपका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। लेफ्ट साइड अगर बराबर है, लेफ्ट साइड ए बी सी बराबर ए बी सी है, तो अगर लेफ्ट बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आपका हो जाएगा कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा आपका कोण बी सी एफ हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो कोण आपका हो गया सी बी एफ ये कोण और बी सी एफ ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गया। और जब ये दोनों कोण आपका बराबर हो गया तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है। अगर आपका ये कोण और ये कोण अगर बराबर है, ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर है, ठीक है, तो आपका ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो उसका तो उसके संगत दो भुजा भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज आपका, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो हम समीकरण 3 से हम क्या देखते हैं, हम समीकरण 3 से क्या देखते हैं कि आपका जो है त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और जब ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आप लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर सी एफ, तो आपका हो जाएगा बी एफ बराबर, ठीक है, सी एफ, हाँ, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, बी एफ फॉर बेस्ट फ्रेंड ना, और सी एफ फॉर चाइल्डहुड फ्रेंड ना। चलिए, तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी एफ हो जाएगा। चलिए इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे,
ओके, तो बी एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, चलिए इसको थोड़ा अब हम मिटा देते हैं, आपको नोट कर लेना है इसको अच्छी तरह से ना। तो बी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ हो गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए कि अगर किसी तरह से ये बी बिंदु जो है पी के निकट होता है, अगर बी बिंदु पी के बहुत ही निकट होता, ठीक है, क्यों निकट होता, क्योंकि अगर मान लीजिए ये दर्पण जो है, ये दर्पण थोड़ा सा इतना ज्यादा कर्व नहीं होता, थोड़ा सा कम कर्व होता। ठीक है, तो लगभग जो है अगर ये बी बिंदु जो है, ठीक है, अगर ये बी बिंदु पी के निकट होता, ठीक है, तो क्या होता, तो मानेंगे, अब तो हम लिखेंगे, अब यदि बिंदु बी पी के बिंदु बी पी के निकट हो तो अगर बिंदु बी पी के निकट हो, बिंदु बी पी के निकट हो जाए तो क्या होगा, कौन सी घटना घटेगी, तो कौन सी प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो कौन सा कांड यहाँ पे होने वाला है कि हम देखेंगे, अगर ये बी बिंदु पी के निकट आ जाए, यहीं पे ये बी भी आ जाए, तो क्या हो जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग जो है हम कह सकते हैं कि आपका बी एफ जो है, बी एफ बराबर किसके हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। आपका बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, ठीक है, तो बी एफ बराबर आप क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 4 और इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं। तो हम समीकरण 4 और 5 से देखते हैं हमें क्या आता है। अब समीकरण 4 और 5 से लिखेंगे। ठीक है, 4 और 5 से, ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 से हम क्या देख पा रहे हैं, अच्छा इसका लेफ्ट साइड भी बी एफ है और इसका भी लेफ्ट साइड बी एफ है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं सी एफ बराबर पी एफ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। मतलब सी एफ बराबर आपका क्या हो गया, पी एफ हो गया। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको यहाँ से सी एफ का मान निकालना हो, ठीक है, इस पूरा में से अगर आपको सी एफ का मान निकालना हो, यहाँ पे ये पी है, एफ है, सी है, ठीक है, अगर आपको इसका मान निकालना हो, इतना इतना मान निकालना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूरा में से इसको घटा देंगे, इस पूरा में से क्या करेंगे, पीसी में से अगर पीएफ को घटा देंगे तो क्या आपका सीएफ का मान चला आएगा। ठीक है, तो हम सीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं, हम सीएफ बराबर लिख सकते हैं कि पीसी माइनस पीएफ, लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, पीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल पे के तौर पे आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको इसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और आपको इसका मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर। तो आप इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा में से इसको घटा देंगे, जिसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्पल के तौर पे था। ठीक है, तो मतलब ये कि आप सी एफ के बदले पी सी माइनस पी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखते हैं कि आप पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ, और ये आपका पी एफ इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ पी एफ। ठीक है, तो आप 2 पी एफ लिख सकते हैं इस तरफ और इधर पी सी। ठीक है, अच्छा पीसी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, पीसी को हमने क्या माना है, पीसी को हमने क्या माना है, आर माना है। तो पीसी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ठीक है, और पीएफ को हमने क्या माना है, पीएफ को हमने क्या माना है, पीएफ को हमने एफ माना है। ये आपका पीएफ है। ठीक है, तो पीएफ को हमने क्या माना है, एफ माना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2f। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, आर बराबर 2f, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। और क्या यहाँ से अब आप लिख सकते हैं एफ बराबर, और ये आपका एफ को अगर हम इधर छोड़ दें तो ये नीचे चला जाएगा, आर अपॉन
2। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका फॉर्मूला आ जाता है और यहाँ पे आपको लिख देना है PROVED प्रूव्ड। अगर ये आप नहीं लिखते हैं तो एग्जाम में आपसे 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। तो चलिए, आपका यहाँ से फॉर्मूला आ गया F = R/2। ठीक है, तो बस आप इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और 2 फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। हमारा दर्पण सूत्र बचा हुआ है। ठीक है, दर्पण सूत्र को हम सिद्ध करेंगे और उसके बाद दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f। और उसके बाद हम आवर्धन के सूत्र को भी सिद्ध करेंगे, आवर्धन। ठीक है, जो आपका होता है H' बराबर होता है -v/u। तो इस सूत्र को भी हम सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इस पे प्रैक्टिस करें। ओके, हेलो भाई। तो आइए, अब इस वीडियो में हमने इससे पहले अवतल दर्पण में F = R/2 सूत्र का सत्यापन किया था और अब हम अवतल दर्पण में तो हम कर चुके हैं। अब हम उत्तल दर्पण में जो है, उत्तल दर्पण में F = R/2 इस सूत्र का सत्यापन करना है। ठीक है, मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को हमें अब क्या करना है, इस उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में भी हम इस सूत्र का सत्यापन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ भाषा लिख लेना है। आपको भाषा लिखने की जरूरत है और ये भाषा क्या लिखा हुआ है, ये सब वही लिखा हुआ है जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र में बनाया गया है। ठीक है, हमने क्या किया है, एक उत्तल दर्पण बनाया है। ठीक है, उत्तल दर्पण बनाया है। ठीक है, उसके बाद इस उत्तल दर्पण में हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि, ठीक है, हमने क्या किया कि AB एक आपतित किरण है। ठीक है, तो हम AB किरण को लाते हैं और यह दर्पण से परावर्तन के बाद जो है, दर्पण से ये किरण आती है और यहाँ से दर्पण से परावर्तित होती है। और जब ये किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तित होगी, तो इसके लिए किस तरह से यह परावर्तित होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अभिलंब डालेंगे। तो अभिलंब हम कहाँ से डालते हैं, अभिलंब हम दर्पण के केंद्र से डालते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र से डालते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, अभिलंब डाल दिया, तो ये जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना ही कोण बनाते हुए लौट जाएगी, चली जाएगी। ठीक है ना, हमने क्या किया, ये अभिलंब डाल दिया। और हम जानते हैं कि अभिलंब जो होती है दर्पण के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है, इसको दो बराबर भागों में बांटती भी है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपका जो है Mn एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, Mn एक उत्तल दर्पण है जिसमें P आपका ध्रुव है, F मुख्य फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है। ठीक है, और F आपका फोकस दूरी है, आपका फोकस दूरी क्या है, F है, और आपका वक्रता त्रिज्या R है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ से आपका ध्रुव से लेकर के यहाँ से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम किरण आरेख खींचने के लिए हम क्या करते हैं कि AB किरण को लाते हैं। तो AB किरण को लाते हैं और यह दर्पण से परावर्तित होती है, मुख अक्ष के समांतर आती है। और दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, दर्पण से जब ये परावर्तित होगी, ठीक है, तो ये इस तरह से लौट जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि यह जो है F से होती हुई जा रही है। ठीक है, मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, यह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि ये वास्तव में तो नहीं है, वास्तव में तो ये लौट नहीं रही है, तो ये क्या होगी, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो इसे हम कटे हुए लकीर से हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब ये फोकस से गुजरती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। उसके बाद और हम क्या किए हैं, इसको हमने सी को हमने क्या किया, सी को बी से मिलाते हुए इसे हम एन तक बढ़ाते हैं, जो आपका क्या है, इस दर्पण पर
अभिलंब है, ठीक है। साथ ही साथ इस कोण को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और अब ये परावर्तन के नियम का पालन भी कर रही है, तो हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अच्छा, परावर्तन के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम परावर्तन के नियम से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कोण आई आपका कोण आर के बराबर होगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लिख सकते हैं कोण ए बी एन, ओके, कोण ए बी एन इज इक्वल्स टू कोण एन बी डी, लिख सकते हैं कोण एन बी डी हो जाएगा आपका। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको हमने क्या किया, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। तो आइए अब हम इसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा इसको आपको गौर से देखना है, थोड़ा सा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको इस पे और इस पे गौर करना है, ठीक है। हम जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसको देखना है आपको, इसको और इसको गौर से देखना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्या दोनों, ये दोनों जो है इस तरह का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये कैचिया कोण बना रहा है, इस तरह का जब कोण बनता है तो ये और ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो ये कोण और ये कोण भी आपके आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपका ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, मतलब दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां से भी लिख सकते हैं, क्या यहां से हम लिख सकते हैं ना, तो यहां से हम फिर लिख सकते हैं तथा आपका क्या हो जाएगा, कोण, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आपका ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं यहां से, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कि कोण एफ बी सी, एफ बी सी बराबर आप लिख सकते हैं कोण एन बी डी, कोण एन बी डी, ठीक है। हमने इसको इधर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्या करना था, इस दोनों को एक तरफ लाना था, ओके, इसलिए हम लिखे हैं, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। और क्यों ये हुआ, तो शीर्षाभिमुख कोण है, ये कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो हम लिख भी देना है शीर्षाभिमुख, ठीक है। किस नियम से है ये, तो शीर्षाभिमुख कोण है ये, ओके, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो ये समीकरण 1 और अब हम क्या करने वाले हैं आगे, तो आपको पता ही होगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलने वाले हैं। तो इसे आप क्या करें, इतना नोट कर लें, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है इस भाषा की, ठीक है। और आगे हम देखते हैं। तो आइए अब हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो हम समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन 1 और 2 से देख रहे हैं, इसका जो है राइट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी एन इज इक्वल्स टू कोण एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका आर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इसको हम समीकरण क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ा ध्यान देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पे इस लाइन पे गौर करना है जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना है इसको, ठीक है, और इस लाइन को देखना है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ए बी समांतर है, ठीक है, ए बी समांतर है, ये समांतर का चिन्ह होता है, पी सी लिख देते हैं, पी सी के, ठीक है, ए बी समांतर है पी सी के, और आपका डी एफ जो है, डी एफ तिर्यक रेखा है, डी एफ एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तिर्यक, चलिए तिर्यक कैसे होगा, तिर्यक, ओके, सॉरी, तिर्यक, तिर्यक रेखा है, ओके, तिर्यक रेखा है। तो ये आपका तिर्यक रेखा है। तो आप अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये अगर तिर्यक रेखा होगा, अच्छा अगर इस तरह का है, ये ए बी है, ये ए, ये बी और ये पी, के लिए आपको हम छोड़ देते हैं, ये सी है। और अगर इस तरह का हो तो आप
ये रूल तो आप जरूर पढ़े होंगे मैथ में, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ा लिया, नहीं भी बढ़ाएंगे तो चलता है, ठीक है। कि ये और ये आपस में कौन से कौन है, संगत कौन है। ये कौन और ये कौन आपस में कैसे कौन हुए, संगत कौन हुए। मतलब हम आई को देखते हैं कि कौन आई, ठीक है आपका, और कौन ये आपका, ये वाला कौन, ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों कौन क्या है, संगत कौन है। अगर ये आपका आई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आई होगा। मतलब ये अगर आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। और दोनों संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो तिर्यक रेखा है तो इससे हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको रहने दें अभी, कि आप कह सकते हैं यहां से कि कौन, यहां से कि कौन ए बी एन बराबर है कौन एफ सी बी के, कौन एफ सी बी के, ठीक है। चलिए इसको हमने क्या किया, समीकरण 4 मान लिया, एफ सी बी के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब हम समीकरण एफ सी बी, ठीक है। अच्छा अब हम समीकरण 3 और समीकरण से 4, समीकरण 4 से हम क्या देख पा रहे हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 से आपको अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका ये जो है लेफ्ट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर हो रहा है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, क्या लिखने वाले हैं, 3 और 4 से चलेंगे, ओके। बस आपको स्टेप फॉलो करते जाना है और रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समीकरण 3 और 4 से एकदम मैथमेटिकल है, समझना है कि आपको मैथ का आप एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 और 4 से चलते हैं तो आपका लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा कि कौन एफ बी सी बराबर आपका हो जाएगा कौन एफ सी बी, ओके। एफ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी बी। तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये आई और ये आर, ठीक है। चलिए इसको हमने समीकरण 5 मान लिया, ठीक है। अच्छा अब हमें नीचे वाले की कोई जरूरत नहीं है तो इसे हम खुशी खुशी क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान है ना, मजे से इसको सीख लेना है, ठीक है। चलिए इसको हमने समीकरण 5 माना। ओ मार्कर चेंज हो रहा है, ओके। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये कोण और ये कोण आपका बराबर है, ठीक है। तो हमने समद्विबाहु त्रिभुज का रूल बताया था, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मान लीजिए आपका ये एंगल, ये कोण और ये कोण अगर बराबर होते, ये भुजा और ये भुजा उसमें क्या होते हैं, संगत भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपका अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि हम समीकरण 5 से क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः आपका त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, बी सी एफ लिख सकते हैं, बी एफ सी या बी सी एफ लिखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि बी एफ बराबर आपका क्या है, सी एफ ना। बी एफ बराबर क्या है, सी एफ। बी एफ माने और कुछ नहीं समझना है, बी एफ माने बेस्ट फ्रेंड और चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है, ओके। चलिए समीकरण 6, तो बी एफ आपका किसके बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम मानते हैं कि अगर आपका बी बिंदु पी के बहुत ही निकट होता, बहुत पास होता तो क्या होता, तो मानेंगे कि यदि बिंदु बी, ठीक है, बस स्टेप को फॉलो करते जाना है, बिंदु बी पी के निकट हो, ओके, निकट हो तो ये इसके निकट आ जाएगा, एकदम यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि बिंदु बी अगर पी के निकट आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ से बी एफ आपका पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना। अगर ये यहाँ पे आ जाए तो दोनों लगभग बराबर होगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ओके। तो बी एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ, ठीक है। समीकरण 7, ओके, मानते जाना है। तो बी एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हम अब पिछले वीडियो में बताए थे, अच्छा बी एफ बराबर पी एफ हो गया। चलिए अब समीकरण अंतिम स्टेप है 6 और 7 से चलते हैं, 7 से
इसमें भी आप देख रहे हैं इसका लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर, बस वही गाना गाते जाना है। ठीक है, तो इससे हम क्या देख पाते हैं कि आपका CF बराबर हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा PF के। CF बराबर क्या हो जाएगा आपका, CF बराबर क्या हो जाएगा, PF के हो जाएगा। CF बराबर PF। अच्छा, CF को आप क्या लिख सकते हैं, CF अगर आपको इसका मान निकालना है तो अभी हम तुरंत बताए थे कि CF को आप क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PF, PC माइनस PF लिख सकते हैं बराबर आपका PF। यहाँ से PC बराबर आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इधर आएगा PF प्लस PF। ठीक है, तो PC बराबर 2PF। ठीक है, अच्छा PC को हमने क्या माना था, PC को हमने क्या माना था, PC को हम क्या माने हैं, R माने हैं। ठीक है, तो PC के बदले हम क्या लिख देंगे, R। यहाँ से चलेंगे अब हम, R बराबर 2 और ये आपका क्या हो जाएगा F। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से अगर F का मान हमें निकालना है तो R/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अंतिम में हम क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, तो अभी जो है हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पण में हम F बराबर R/2 सूत्र का सत्यापन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, अगले वीडियो में दर्पण सूत्र का सत्यापन करेंगे और वो भी बहुत आसान है और स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।